आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तोड़सेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए क्यूआर भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज दो उम्दा आलिम हैं, नीरज अत्री जी और वैभव सिंह जी। आपसे अनुरोध है कि आप दोनों की भी चैनल्स हैं। अभी नीरज अत्री जी ने अपनी चैनल का नाम चेंज कर लिया है। क्या कर लिया है? पॉलिटिकली इनकरेक्ट। पॉलिटिकली इनकरेक्ट। और वैभव सिंह जी की डिफेंसिव ऑफेंस, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो मैं शुरू करता हूँ वैभव जी से। वैभव जी जी, मुल्ला मुनीर उर्फ मुन्नी बेगम ने अभी बड़ी जोरदार तकरीर एक बार फिर से की भारत के विरुद्ध, और बताया कि साहब कि भारत की उन्होंने जो ऐसी तैसी की थी तो आगे और भी करते रहेंगे। और बाकी उसके बाद उनसे क्यों लेके सारे के सारे बोल पड़े। बिल्लो रानी भी बोली, वो आशिकदार भी बोला, और आपका वो शहबाज शरीफ कह लें, शरीफ बदमाश भी बोला। तो पहले जब इसने तकरीर की थी, आपको ध्यान है, वो बाहर से जो इनके जो पाकिस्तानी आए थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज में, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनके सामने तकरीर की थी। उसके बाद तो पहलगाम हुआ था। और अब जो तकरीर की है, इसके बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप के थपकाने से मुन्नी बेगम जो है वो थोड़ा और जोश में आ गई हैं? क्योंकि पाकिस्तान हरकतें तभी करता है जब जोश में आता है। ये आज से नहीं, शुरू से देख रहा हूँ मैं। देखिए जोश तो नहीं कहूंगा मैं। बेसिकली क्या है, पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने वाली दो ही चीजें हैं जो पाकिस्तान को यूनाइट करती हैं। एक हिंदू हेट्रेड है, जिसको लोग ब्रश ऑफ करते हैं इंडिया हेट्रेड बोल के। वो इंडिया हेट्रेड नहीं है, वो हिंदू हेट्रेड है। तो एक वो उसको यूनाइट करता है, और दूसरा जो पाकिस्तान को यूनाइट करता है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट तो वहां बंद हो गई, क्रिकेट हो नहीं रही, और जिस तरीके की क्रिकेट उनकी टीम खेल रही है, ज्यादा कुछ लोगों को अब उसमें दिख नहीं रहा है, पहली बार। तो क्रिकेट वाला एस्पेक्ट तो खत्म हो गया। और इंडिया पाकिस्तान, चूंकि क्रिकेट खत्म हो गई, तो एक जो यूनिटी का फैक्टर था जो पाकिस्तान को यूनिफाई करता था, कि एक तो हिंदुओं के खिलाफ, एक हिंदू इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो यूनाइट करता था, वो एकदम ही बंद हो गया। तो ले दे करके जो बची है वो हिंदू हेट्रेड बची है। तो अब उससे मुल्क को, अपनी कौम को जो कहते हैं ना मुत्तहिद करने वाली जो आप बात कह रहे थे, तो वो मुत्तहिद करना चाहते हैं। तो वो मुत्तहिद होगी किस बात पे? यही चीज है, तो वो उस पर बैंक कर रहा है। अब डोमेस्टिकली देखिए तो आसिम मुनीर की हालत क्या है। डोमेस्टिकली मोस्ट अनपॉपुलर आर्मी चीफ, डोमेस्टिकली जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और जो इमरान खान और उसकी पार्टी के लीडर्स का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उससे जो है लोग नाराज हैं इसके खिलाफ। तो वहां पे भी जो है, अगर आप डोमेस्टिकली देखें तो वहां पे होम फ्रंट पे काफी वीक है। तो अब जब आप कुछ, और आप तीला वैली में देख लीजिए, बाजौड़ में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में हमने आपके साथ इसके ऊपर कार्यक्रम भी किया था कि वहां पे जो टीटीपी वाले इनको ठोक रहे हैं, उससे जो है जितनी कैजुअलिटीज हो रही है। बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ, बीआरए, ये सारे जो मिलकर 600 कैजुअलिटीज इस साल की हैं, सिर्फ इस साल। अभी ये पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ, अभी आधा बीता है। तो 600-700 कैजुअलिटीज तो जंगों में होती है, जब एक फुल ब्लोन वॉर होती है, तब आप 600,000 के फिगर में जाते हैं। और आप पीस टाइम में अगर आपकी इतनी कैजुअलिटीज सब बलूचिस्तान में हुई है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान मिला दे तो 1000 के ऊपर ये नंबर चले जाते हैं।
और जी हाँ, ये जी हाँ, सब बिल्कुल, बिल्कुल। और 1200 ये का बताया जा रहा है बल्कि नंबर। 1200 के आसपास। हुँ, और ये सिर्फ फौज के हम फिगर्स ले रहे हैं, जो लेवीज है या जो पुलिस है या जो पैरामिलिट्री है उसके तो फिगर्स हम इसमें काउंट भी नहीं कर रहे हैं, वो जो मारे गए हैं और वो जो मारे जा रहे हैं। तो जहां पे डोमेस्टिकली आपके यहाँ इतना हो, और एक जो सूबा था जो जरदारी ने आपको प्लेटर पे रख के दिया था और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, बिकॉज आपको पता है जब सिंधु देश की मूवमेंट चल रही थी सिंध में, तो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा चलता था सिंधु देश में, सिंध में, कि पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जरदारी ने जो है वो सारी ऑपोजिशन सिंधु देश की पार्टियों को खत्म करके आईएसआई के साथ मिल करके और सिस्टमेटिकली जो है एक होस्टाइल टेक ओवर किया। बेनजीर भुट्टो के दोनों भाई मुर्तजा और शहनवाज को गोली मरवाई, और उनको मरवाने के बाद टेक ओवर किया, और जो है सिंध को पाकिस्तान खप्पे का नारा जरदारी ने दिया। अब वो सिंध में भी आप देखिए तो जो ये जो चोलिस्तान डेजर्ट में जो ये नहरें बनाने का जो उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला, उसके ऊपर सिंध के अंदर भी जो है लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने मिनिस्टर का घर फूंक दिया सिंधु देश के अंदर, सिंध में। सो ये जब आपको डोमेस्टिकली इतनी सारी प्रॉब्लम हो, तो अब आप एक यूनिफाइंग फैक्टर क्या है, किस पे आप लेके आएंगे कि कौम जो है थोड़ा सपोर्ट हमको मिल जाए? तो वो क्या है, वो हिंदू हेट्रेड, जो मैंने शुरुआत में बात कही कि इंडिया के खिलाफ बात करेंगे। और वो बार बार जो उसने ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ भी जो तकरीर की, तो उसमें उसने क्या कहा था कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान की तारीख जरूर बताएं। ठीक, आप पाकिस्तान की तारीख बताएं, आप बताएं कि पाकिस्तान क्यों बना था, हम एक अलग सिविलाइजेशन है, हिंदू एक अलग सिविलाइजेशन है। ऐसे जाहिल को तो ये भी नहीं पता, इस मूर्ख को, कि सिविलाइजेशन अलग होती हैं, धर्म अलग होते हैं। ठीक है, मैं आज अगर ईसाई बन जाऊं तो मेरी सिविलाइजेशन नहीं चेंज हो जाएगी। मैं रोटी छोड़ के ब्रेड खाना नहीं चालू कर दूंगा, ब्रेड खाने से मेरी सिविलाइजेशन नहीं चेंज हो जाती है। मैं मेरे अगर बाप दादा अगर वेजिटेरियन थे और मैं बीफ खाना शुरू कर दूं, तो मैं अरब नहीं बन जाऊंगा या मैं यूरोपियन नहीं बन जाऊंगा। तो इसने बोला कि नहीं, हमारी सिविलाइजेशन अलग है। तो जो अलग सिविलाइजेशन का ये जो चूरन है, ये बार बार क्यों बेचा जा रहा है? ये इसीलिए बेचा जाता है कि भाई आपको याद रखिए कि पाकिस्तान जिस नाम पे बना है, कहते हैं पाकिस्तान किस नाम पे बना, पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। ये पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन, सारे मौलवी इस बात पे मुत्तहिद हैं कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। भले वो ऑक्सफोर्ड में बना हो, चर्चिल के ड्राइंग रूम में बना हो, वो बात की बात है, लेकिन उनके हिसाब से ला इलाहा के नाम पे बना है। तो अब मुझे, और पाकिस्तान अल्लाह का घर है, तो अगर पाकिस्तान अल्लाह का घर है तो बाकी दुनिया में जितने देश हैं वो क्या शैतान का घर है? ये भी बताएं। तो ये जो सारा का सारा जो यूनिफाइंग फैक्टर वो खोजने की कोशिश करते हैं, वो सबसे आसान तरीका है हिंदू हेट्रेड। हिंदुओं के खिलाफ आप बात कर दीजिए, इंडिया के खिलाफ बात कर दीजिए। आप कहिए कि हम एक मुसलमान 10 हिंदू मार देता है। इस तरह की जो है कि चूरन जो है वो लाहौरी चूरन बिकता है वहां पे, वो बेच रहा है। तो और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना। और आप देखिए पाकिस्तान में जब भी क्राइसिस होती है, दो चीजें होती है पाकिस्तान में हमेशा। जब भी वो क्राइसिस में आती है, वहां की फौज, वहां के पाकिस्तान खुद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आता है, तो दो चीजें होती है। एक, पाकिस्तान में अचानक से तेल निकल आता है। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी आपने सुना था, ठीक है। पाकिस्तान, इमरान खान ने तो वो हाँ, चूरन बेच दिया। वो बेचारी एक्सॉन कंपनी और इटली की एएनआई थी, वो आके अपना 100-100 मिलियन डॉलर डुबो के वापस भी चली गई। वापस भी चली गई। तो उस समय क्या था, उस समय वो अनपॉपुलर था, इलेक्शन रिग करके आया था, महंगाई बढ़ रही थी, और जो मिसमैनेजमेंट थी पाकिस्तान की वो पीक पे थी। और आटे की, आपको याद है कि आटे की शॉर्टेज हो गई थी, तो चीनी की शॉर्टेज हो गई थी। तो अब कौम को कैसे मुत्तहिद करेंगे? तो जी तेल आ गया, तेल निकल आया, तेल निकल आया, ड्रिलिंग हो रही है। अब सारी कौम जो है आटा चीनी छोड़ के वो तेल की, अब तेल निकल आया, अब हम भी अरब हो जाएंगे। तो बेसिकली अरब बनना है ना लास्ट में। तो जैसे अरबों के पास इतना पैसा, हमारे पास भी पैसा होगा, हमारे पास भी जो है कि हम भी एक पाम आइलैंड बनाएंगे यहाँ पे सिंध के किनारे, और ये सपना जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो तो अभी देखिए बहरिया फिर टाउन अचानक तो से, बहरिया टाउन तो उन्होंने बना ही लिया। लोग कह रहे हैं कि साहब कि बहरिया टाउन और अब पाम आइलैंड बहरिया में ज्यादा टाउन फर्क नहीं है। अब बहरिया टाउन के मलिक रियाज के साथ क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। भाई ले दे करके, एक बिजनेसमैन था तुम्हारे मुल्क में जिसके पास पैसा था, जो जो भाई रियल एस्टेट का ही बिजनेसमैन था, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा था। उसको जो है इन्होंने तुन के रखा हुआ है, बेचारा लंदन से वापस नहीं आ पा रहा। उसके उसके साले को उठा ले गए, उसके घर पे उसके बेटे को उठा ले गए, अगवा कर ले गए फौज। तो ये मलिक रियाज के साथ भी तो वही कर रहे हैं बहरिया टाउन वालों के साथ। तो एक तो वो तेल आ जाता है, दूसरा क्या है, जब क्राइसिस आती है तो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट।
क्योंकि अगर तेल नहीं चल रहा है तो इंडिया के साथ कोई एक शॉर्ट वॉर हो जाए, कोई एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन हो जाए, तो क्या होगा कि जी हिंदू मुसलमान की जंग हो गई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हिंदू मुसलमान की जंग है पाकिस्तान में, तो जी हिंदुओं के खिलाफ जंग हो गई है, तो सारी कौम मुत्तहिद है, क्योंकि वो 10 चीजों पे बटे हुए हैं, वो फिरकों में बटे हुए हैं। वहां पे तो आपको पता ही है, शिया सुन्नी की मस्जिद में जाने को राजी नहीं है, सुन्नी शिया की मस्जिद में जाने को राजी नहीं है, और जो आपके ये कादियानी है इनके यहाँ तो सारे ही जाने को तैयार नहीं है। तो अभी तो अपने जला यहाँ देते हैं इनकी मस्जिदों को। ठीक है, वो अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं बोल सकते। तो आप मुझे बताइए कि जो कौम इतनी चीजों पे डिवाइडेड है वो एक चीज पे यूनाइट हो जाती है, वो है हिंदू हेट्रेड। ये हमारे यहाँ जो बैठे हुए, मैं कहता हूँ जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं ना, जिनको पता है ये चीज, लेकिन वो वर्ड अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि लगता है कि यार ना मैं थोड़ा सा, अभी जैसे एक मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनसे एक साहब मिले, तो उन्होंने कुछ मेरे प्रोग्राम की उनसे जिक्र कर दिया। ये रिटायर्ड ऑफिसर थे जो उनसे मिले थे, तो उनसे मिले तो बोले यार उसका प्रोग्राम देखा डिफेंस ऑफिस का, बहुत उसमें इंटरेस्टिंग है, ये चीज। तो पता पलट के क्या बोलते हैं उनको, मैं सर्विंग सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर की बात बता रहा हूँ आपको, वो पलट के उनको बोलते हैं कि यार वो लड़का ठीक है, लेकिन यार ना वो थोड़ा हिंदुत्व टाइप का आदमी है। ये थोड़ा गड़बड़ है। आप सोचिए इस देश में तो मतलब यहाँ मेरी पे यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेसी में अधिकतर हाँ लोग जो हैं वो कमर चीमा को सेक्युलर मानते हैं, आपको हाँ कम्युनल हाँ, हम मानते कम्युनल है, मतलब हमारे हमारे, और सर रीजन क्या है, वो विभूति उभूति लगा के बैठता है, थोड़ा हिंदुत्व टाइप की बातें करता है, वो हैं। एनालिसिस अच्छा है उसका, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो हिंदुत्व, मतलब आप सोचिए पाकिस्तान में दाढ़ी वाला आईएसआई चीफ बन सकता है। हाँ। ठीक है, दाढ़ी वाला इस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है पाकिस्तान में। और वो इनका मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन का, वो हाँ हाँ, वो मूछलेस दाढ़ी वाला है। अताउल्ला तराड़। हाँ। अब आप देखिए, अब सोचिए कि हमारे यहाँ तो हमारे ये माइंडसेट है, तो उनके वो क्लियर है अपने यहाँ पे, उनकी जो एलीट है या उनका जो पॉलिसी मेकर्स है वो क्लियर है, आवाम क्लियर है कि ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे यहाँ पे चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते, आप डिनायल में रहिए, इग्नोरेंस इज ब्लिस क्या कहते हैं उसको, बड़ा आजकल चलता है वो, तो ठीक है आप उसमें रहिए। बट द फैक्ट है कि दो दो यूनिफाइंग फैक्टर हैं। आसिम मुनीर बेसिकली उस पर कैपिटलाइज करना चाहता है, कितना कर पाएगा डोमेस्टिकली नहीं कर पाएगा वो एक अलग सवाल है। बट मेरा जो सबमिशन है आपके सवाल में कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका रीजन ये है। जी नीरज जी, जी आप क्या कहते हैं यही इसी विषय पे आपके क्या विचार हैं कि साहब ये मुल्ला मुनीर जो है वो अब फिर से कुछ बोल रहा है, तो बेसिकली पाकिस्तान तो बना ही मजहब के बिना पर है, तो मजहबी बातें तो वहाँ होती हैं, लेकिन जब आप इनसे बातें कीजिए तो ये मानने को तैयार नहीं होते, कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये सारा जो है गड़बड़ भारत में हो रहा है, वहाँ हिंदुत्व बहुत ज्यादा हो गया है। कौन मानने को तैयार नहीं होते? पाकिस्तानी, अच्छा। मैंने अभी नाम लिया ना, वो कमर चीमा, अच्छा, अपने लोग मानने को तैयार नहीं होते, ये कह रहे हो आप? नहीं मैं वो कमर चीमा नहीं मानने को तैयार होता। अच्छा। अभी मैंने बुलाया शकील चौधरी को, उसका इंटरव्यू करूंगा। वो शकील चौधरी थोड़ा मुझे नॉर्मल लगता है इन लोगों में से, पता नहीं कैसे जिंदा है वहां पे। नहीं तो ये तो असल में जो वैभव जी अभी बोल रहे थे ना, उन्होंने काफी सारी चीजें कवर कर दी, उसमें मोस्टली जो एस्पेक्ट थे वो तो कवर किए हैं। इसमें जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि पिछली बार जब उसने ऐसी बकवास की थी तो उसके बाद पहलगाम हुआ था, तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो कर रहा है, और अभी जिस तरह से, और जो आपने पॉइंट आउट किया था कि क्योंकि ट्रंप थपकी दे रहा है तो भुदक रहा है, और दोबारा से क्या ऐसी कोई वो जिसे मिस एडवेंचर बोलते हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसकी मुझे तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी लगती है जिस तरह की बातें वो बोल रहा है। और वो ये जो नेक्सस है, आप देखिए पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस क्यों बची हुई है, वो फॉरेन एड से बची हुई है। अदरवाइज जो अभी वैभव जी बोल रहे थे कि दो यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं उनके,
एक तीसरा जो कॉमनैलिटी मैं शेयर करूंगा इसमें, वो है कि जो आज पाकिस्तान की गुर्बत है, जो भिखमंगे बन चुका है पाकिस्तान, तो लगभग सारी की सारी स्टेट्स, पहले क्या था, पंजाब बहुत प्रॉस्परस था, बाकियों में कम प्रॉस्पेरिटी थी, तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। अभी सारे पंजाब का गरीबी का लेवल लगभग एक जैसा हो चुका है, तो सारे भूखे नंगे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी होता था। अब उन्हें फॉरेन से फंडिंग, क्योंकि आर्मी को आदत पड़ चुकी है, वहां का जो एलीट क्लास है उन्हें आदत पड़ गई है कि करप्शन कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एंटी इंडिया रेटोरिक खड़ा कर दो, और विदेशों से फंडिंग तुरंत आनी शुरू हो जाएगी। अब दुर्भाग्य से ट्रंप भी वही काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10-12 साल से हमारा इकोनॉमी स्टेबलाइज हुआ है, राइज हो रहा है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे फिलिप मिल रहा है, तो ये किसी भी पावरफुल देश को सूट नहीं करेगा, और अमेरिका को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। तो पाकिस्तान को अमेरिका एज अ टूल यूज कर रहा है, तो ट्रंप उसे चाबी भर रहा है, वो उछल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे तो लगती है कि दोबारा से ऐसी कोई मिस एडवेंचर वो कर सकते हैं। इसमें दोनों एंगल अगर हम देखें, वहाँ की अवाम, हाँ, अवाम के बारे में एक पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, अभी अगर आप देखें पिछले क्या 5-6 साल से अगर वहाँ की क्लर्जी को आप देखना शुरू करें, तो उनकी सबसे बड़ी जो चिंता आज की डेट में वो ये है कि जो अगली जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस्लाम से दूर होता जा रहा है। तो जिस फैक्टर को लेके पाकिस्तान बनाया गया था, वो धीरे धीरे अपनी शीन खो रहा है, और जो अगली पीढ़ी है वो इस्लाम से दूर जाने की ट्राई कर रही है। लेकिन जब ऐसा रिटोरिक चलता है भारत के अगेंस्ट, जो अभी वैभव जी बड़े अच्छे से बता ही रहे थे, कि वो फिर उसे हिंदू मुस्लिम बना के प्रेजेंट किया जाता है, और वो है भी। उसमें तो जो आपने कहा कि लोग डिनाइल में रहते हैं, तो उन्हें तो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना का जो मोटो है वो दिखा देना चाहिए, ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो जो सर्वाइव उस पर करते हैं, वो डिनाइल मोड में कैसे जा सकते हैं? ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हमारे यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, और अनफॉर्चुनेटली जो आर्मी का टॉप ब्रास है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करने से कतराता है कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। जो हमारे लड़के जम्मू कश्मीर में हर रोज एक दो बलिदान हो जाते हैं, और बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, जो उनकी आर्मी का मोटो है। ये अगर हम बताते हैं तो दैट विल बी अ गुड सर्विस टू नेशन, और हमारे यंगस्टर्स जो हैं फिर उस हिसाब से बचेंगे भी, क्योंकि फिर वो उसे एक सेक्युलर एक्टिविटी मान के नहीं काम करेंगे। जी। अभी इसमें जो मैं मिस कर गया अपना ट्रेन ऑफ थॉट, क्षमा चाहता हूँ जी। जी, तो वैभव जी, ये तो मुल्ला मुनीर की तो बात हम समझ गए। आज जो मोदी जी ने इंडिकेशन दिए, वो कुछ ट्रंप के लिए भी संदेश थे, और काफ़ी कुछ पाकिस्तान के लिए भी संदेश थे, और काफ़ी कुछ जो हमारे भारत के अंदर का जो 0.5 फ्रंट है उसके लिए भी संदेश थे। तो अब ऐसे में आप क्या देखते हैं कि कोई मिस एडवेंचर होता है तो फिर जल्दी ही ऑपरेशन सिंदूर का अगला पार्ट हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो तो कह चुके हैं कि वो जल्दी ही युद्ध होगा। जी देखिए, ये आर्मी चीफ ने अभी 3 दिन पहले कहा। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि देश को जो है युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, और पहले बेसिकली उन्होंने ये इंडिकेट किया कि युद्ध की संभावना जो है वो बनी हुई है। अब देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आसिम मुनीर ये कर क्यों रहा है, वो जो कर रहा है या जो बोल रहा है। जहां तक देखिए अमेरिका की बैकिंग है, डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर है, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, उससे हम सभी को पता है कि वो व्यक्तित्व क्या है, कैसा है।
वो पर्सनल ईगो और पर्सनल फाइट्स और वो पर्सनल चीजों के ऊपर ही उसकी सारी लाइफ जो है वो रिवॉल्व की है। अब वो जब पहली टर्म में जब राष्ट्रपति था तो आपको याद होगा वो विड्रॉ करना चाहता था अफगानिस्तान से। तो जब वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाह रहा था तो उसने इंडिया से कहा था कि आप अपनी फौज जो है, इंडियन आर्मी की कुछ यूनिट्स आप वहां पे भेज दीजिए, ताकि जो हम अमेरिकन को निकालें तो इंडियन आर्मी जो है वहां पे उनको होल्ड कर सके, तालिबान को। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बार जब अफगानिस्तान की जो आर्मी है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो जब इस लायक हो जाएगी कि वो अपना देश, अपना मुल्क चला सके, तो धीरे धीरे करके आप भी वहां से निकल जाइएगा, या ट्रंप ने कहा था। और उसके बदले में उसने बहुत कुछ ऑफर भी किया था। उसने कहा था हम आपको जी चांद भी दे देंगे, सितारा भी दे देंगे, हम आपको सूरज भी दे देंगे, हम आपको सब दे देंगे, ठीक है। तो मोदी जी ने उस समय स्टैंड लिया था। मोदी जी ने कहा, उसके बाद चर्चा भी हुई थी यहाँ दिल्ली में, और इंडियन आर्म फोर्सेस से भी पूछा गया था, उनका भी ओपिनियन लिया गया था। तो इंडियन आर्म फोर्सेस का साफ साफ कहना था कि भाई हम दूसरे की जंग लड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है। वो अमेरिका की जंग है, वो अफगानिस्तान के रहने वालों की जंग है, इंडिया का उसको कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों जाए। और फिर आर्मी ने और आर्म फोर्सेस ने ये फैसला जो है प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो चुनी हुई सरकार अगर आदेश देगी तो हम चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो, अगर हमसे हमारा ओपिनियन लिया गया तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा वहां जाना जस्टिफाइड नहीं है। और पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो मिलिशियाज हैं वहां पे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक बहाना मिल जाएगा हमारे खिलाफ वहां पे टारगेटिंग करने का, हमारे खिलाफ एक्टिविटीज करने का। तो एक भारत का बच्चा अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में जाके क्यों लड़े और क्यों मरे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, हम बूट ऑन द ग्राउंड नहीं रखेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज की भी बहुत पीड़ा थी पिछले टर्म में। और हुआ ये कि जैसे ही वो हटा ऑफिस से, जो बाइडेन आया, जो बाइडेन ने विड्रॉ कर लिया। अब नतीजा ये निकला कि भाई, क्योंकि वो उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट, भारत जैसा कोई देश वहां पे नहीं था उसको होल्ड करने के लिए, तो वो पूरी की पूरी रेजीम ही कोलैप्स कर गई विड्रॉल के अगले ही दिन। तो और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक तो वो ग्रज है पुराना, दूसरा अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको ये है कि मैंने जंग रुकवाई, दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में जंग हो रही थी। तो इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड कह दिया प्रधानमंत्री ने, भैया हमने किसी कहने से नहीं रोकी, ठीक है। अब उसको इस चीज का ग्रज ये है। अब उसकी जो दुश्मनी है व्यक्तिगत, वो बराक ओबामा से थी, क्योंकि बराक ओबामा ने पर्सनलाइज बहुत कमेंट्स किए थे जब ही वाज प्लानिंग टू रन फॉर प्रेसिडेंट। आपको याद होगा, तो कई सारी डिनर पार्टीज में और अलग अलग जगहों पे पब्लिकली स्टेज के ऊपर बराक ओबामा ने मजाक उड़ाया था डोनाल्ड ट्रंप का। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये था कि बराक ओबामा को अगर नोबेल पीस प्राइज मिला, जिसने इतनी वॉर शुरू की, तो मुझे भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति था, मैं भी 2 बार राष्ट्रपति रह जाऊं। अब इस सब के सपने के बीच में कौन अड़ रहा है, इस सारे सपनों के बीच में ठीक है, वो जो रुकावट है, जो बाधा है, वो प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। क्योंकि वो पिछली बार भी फौज नहीं भेजी अफगानिस्तान में, वो भी जो है कि विड्रॉल जो बाइडेन ने कर लिया। इस बार भी नहीं मान रहे हैं, तो बराक ओबामा वाला नोबेल पीस प्राइज भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो आसिम मुनीर और जो बेसिकली आसिम मुनीर का जो रिलेशन है, वो स्टीव विटकॉफ का जो बेटा है जैक विटकॉफ, उसके साथ है। और जैक विटकॉफ ने ही बोला था आसिम मुनीर को कि तुम एक लेटर भेज दो इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए, ठीक है। तो जैक विटकॉफ के कहने पे ही हो गया। तो अब स्टीव विटकॉफ की क्या कैपेबिलिटी है कि वो सारे मामले, यूक्रेन रशिया वॉर भी वो देखते हैं, गाजा फिलिस्तीन वॉर भी वो देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पार्टनर है ना, गोल्फ पार्टनर है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है दुनिया भर के मेजर कॉन्फ्लिक्ट। और कहते हैं जी स्टीव विटकॉफ जो है वो सारी वॉर रुकवा दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप के जो रास्ते का जो रोड़ा है, वो प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं। ये चीज उसको ग्रज है। और आसिम मुनीर को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इस चीज का फायदा उठाएं, अगर हम इंडिया को स्क्वीज करें। आपको याद होगा, तो जो पिछले टर्म में जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लास्ट टर्म था 19 से 24 का, तो उसमें इतने सारे मेजर प्रोटेस्ट शुरू किए गए। शाहीन बाग लगा, फिर कोविड के चक्कर में खत्म हुआ, फिर किसान आंदोलन शुरू कर दिया गया, फिर मतलब नुपुर शर्मा का जो राइट्स हुए पूरे देश में, आपको याद होगा, वो हुए। इस देश में क्योस बना हुआ था लगातार। अब क्या है कि आप देख रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर जो है, अब अचानक से एक नया शुरू किया गया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये ट्रेड नेगोशिएशन जो इस महीने के एंड में होने वाली है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में,
अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुई इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील, आप देखिएगा इंडिया के अंदर एक और तमाशा लगेगा, एक और आंदोलन होगा उसी स्केल का, किसान आंदोलन टाइप का, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो अमेरिका के पास वैसे एसेट्स हैं इंडिया में, ऐसे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि उनके पास सबकी फाइलें हैं, जिनके जिनके पैसे इटली में, बाकी यूरोप में, मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अमेरिका में इन्वेस्टेड है, उन सबका हिसाब है उनके पास। तो वो उनको ब्लैकमेल करते हैं और वो फिर उनके कहने से उनकी बिडिंग करते हैं, और जिसका उनको पॉलिटिकल फायदा भी होता है यहाँ पे, जो इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, तो वो चीज करेंगे और उस तरह का आंदोलन शुरू हो सकता है। तो आसिम मुनीर को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में ये जो चल रहा है टसल, जो प्रधानमंत्री मोदी रजिस्ट कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो या डेयरी सेक्टर, आप जो भी कह लीजिए, अब ये खोलने की बात करिए। अब देखिए इसमें ये दो धारी तलवार है, आप खोल देंगे साहब तो क्या होगा, इस बात पे आंदोलन कराया जाएगा कि भाई आप इस देश के किसानों के दुश्मन है, ये किसान, पहले किसान बिल के नाम पे आपने इस देश के किसानों को लूटा, अब आप ये सेक्टर खोल करके तो उस पर आंदोलन करवाएंगे। आप नहीं खोल रहे हैं तो कोई दूसरा आंदोलन करवाएंगे। आंदोलन तो देखिए इस देश में आपको झेलना पड़ेगा। और जहां तक आतंकवाद की बात है, अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी, एक हमारा भारतीय सैनिक जो है कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। बॉर्डर एक्शन टीम, बैट, जो पाकिस्तान आर्मी की जो यूनिट है, जो सारे ये आतंकवादियों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाती है, उसके और इंडियन आर्मी के बीच में भी 3 दिन पहले मुठभेड़ हुई है। वो इंडिया में आतंकवादी पुश करना चाह रहे थे, बॉर्डर एक्शन टीम वाले, उसमें हमारे भारतीय सेना का एक जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको कोई ऐसा दिखा रहा है कि ये पीस जेस्चर है, आतंकवादी घुसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कोई आतंकवादी घटना करानी है तभी तो कराया जा रहा है ना। वो यहाँ पे कौन सा दीन की तबलीग करने आने वाले हैं, या यहाँ पे कौन सा वो एनजीओ में जो है कोई सेवा देने आने वाले, आतंकवादी करेंगे। तो ये कोशिश लगातार जारी है और आपको तब तक स्क्वीज किया जाएगा जब तक आप अमेरिका को रजिस्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को रजिस्ट करते हैं। आप रजिस्ट मत कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, आप रजिस्ट नहीं भी करेंगे ना, बहुत बेसिक सी थियरी है मेरी, आपका ट्रेड 25%, कोई भी बिजनेस हो, आप खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे, आप मुझे बताइए कोई भी बिजनेस होता है, किसी भी बिजनेस में क्या 20-25% ज्यादा मार्जिन होता है? रेयर सेक्टर होते हैं जहां पे 30-40% मार्जिन होता है, 25% ही मार्जिन। 20-25 तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, वही मैं कह रहा ज्यादातर हूँ। तो 10% या उससे नीचे पे काम हाँ, करते हैं। तो अगर 25% टैरिफ लग गया किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ट्रेड तो वैसे भी नहीं होनी, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो माल इंपोर्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैं 10 रुपए का बिस्किट अगर इंडिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ, और सेम बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, अगर मुझे बाकी किसी दूसरे देश से 7 रुपए के सारे, बाकी सारे 7 रुपए में बिक रहे हैं, तो 10 रुपए वाला तो कोई खरीदेगा नहीं, तो वो इंपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ट्रेड 25% पे भी नहीं हो रहा है, ट्रेड 50% पे भी नहीं हो रहा है, ट्रेड 500% पे भी नहीं होगा। सो ये जो है ना कि हम इसको, डोनाल्ड ट्रंप की जो है कि हम इसको और बढ़ा देंगे, हम इसको 100% कर देंगे, कर दे, तो 25 पे भी नहीं हो रहा था, 50 पे भी नहीं हो रहा, 100 पे भी नहीं होगा। तो इंडिया को रजिस्ट करना चाहिए। और अगर आप, वो आपके खिलाफ आप रजिस्ट करेंगे तब भी रहेंगे, आंदोलन आप नहीं करेंगे तो भी होगा। आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने देश के अंदर एनिमी विद इन आपको जो है देखना पड़ेगा। हमें कहते थे पुराने जमाने में लोग कि भाई अपनी, अब खुद अपने गिरेबान में झांको, ठीक है, खुद अपना आत्म चिंतन करो, बोध करो बैठ के कि यार मेरे में क्या कमी है। दुनिया मेरी दुश्मन है, जो दुनिया दुश्मन है तो आप नहीं जी सकते भाई। तो दुनिया तो दुश्मन नहीं है, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि ये तो इंडिया मेरे ख्याल से वही कर रहा है, और आतंकवाद नहीं रुकेगा कुत्ते के दूध में। इंडिया से लड़ाई खत्म हो गई तो पाकिस्तान किस लिए बना था, ये बता दीजिए मुझे, उसका कोई मतलब हो। तो पर्पस खत्म हो जाता है ना पाकिस्तान का। वो तो बना इस्लाम का किला कि भाई वो पूरे इंडिया में दीन को बढ़ाएंगे, आबादी को बढ़ाएंगे। वहां का मौलवी बांग्लादेश जा रहा है, कल तारिक जमील वहां जाके बैठा हुआ था बांग्लादेश में, वो वहां पे बैठ करके बता रहा है कि 4 शादियां करो। कहे कि 4 शादियां करने से आबादी बढ़ती नहीं, आबादी घटती है, ये उसने प्रूफ कर दिया स्टेज पे बैठ के। तो मतलब भाई 4 शादियां करोगे तो 3 लोग तो कुंवारे रह जाएंगे। तो ये तो खत्म नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और ये आतंकवाद भी होता रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर तो मान लीजिए एक ऑपरेशन है ना, 47 से लेकर आज तक कितने ऑपरेशन कर चुके हैं, क्या बदल गया है? बदलने की, चलिए उसके उसके पे भी बात करते हैं। पहले जरा थोड़ा नीरज जी से समझ लें कि आज ये डेमोग्राफी मिशन की बात हुई है,
और साथ में वो पुराना जो पंच प्रण वाला जो था उसको रीइटरेट किया गया है। तो ये तो मुझे लगता है कि आप तो इससे प्रसन्न होंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल सर, मैं तो चाहता था मोदी जी इस पे बात करें, बात से ज़्यादा एक्शन लें, और अब क्योंकि उन्होंने लाल किले से बोला है तो होपफुली एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी, जैसी आज उन्होंने कहा भी है मोदी जी ने, कि ऐसी हम रखेंगे। और पहली बार उन्होंने खुल के बोला कि ये जो एक बार पहले बोला था, जब ये इलेक्शंस के बीच में जब एक बार थोड़ा सा झटका लग रहा था, तब उन्होंने बोलना शुरू किया था इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में कि घुसपैठिए आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। लेकिन उस समय वो ऐसा था, एक नी जर्क रिएक्शन या कुछ भी बोल लें। लेकिन इस बार जो अब ये जो ऑफिशियल भाषण है एज अ प्राइम मिनिस्टर बोला है, तो होपफुली पॉलिसी स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि ये इन्फिल्ट्रेशन रुके। और अगर हम इसे क्लब कर लें, जो पंच प्रण बोले उन्होंने, जो पिछली बार पंच प्राण बोले थे, हाँ, तो आज इन्होंने उच्चारण शुद्ध कर दिया हाँ प्रण जी, के हाँ, आगे। इस बार शुद्ध कर दिया उसका उच्चारण। तो मुझे लगता है इन दोनों को अगर कंबाइन कर लेना, और एक वो जो हमारे यहाँ जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक हेजिटेशन होती है कि हम अपने आप को सेक्युलर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि इस्लाम अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई कर इसे इटरेट करना वो बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। जब अब वो वैसे जो पाकिस्तान जो कुछ हमारे साथ आज तक करता रहा है, आज तक हमने उसको कभी जिहाद नहीं कहा कि ये जिहाद कर रहे हैं, जबकि वो खुद एग्जैक्टली अपनी किताबों में लिख रहे हैं। हाँ, किताबों में संजय जी उनका वो तो फौज हमने को आपके वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर तो ब्रिगेडियर एसके मलिक की हमने आप पे डिस्कस की ही है ना। हाँ जी। और तो उनकी किताबों में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है, उसके एक बाद एक भी हम चीज उसे जिहाद नहीं कहते। एक चीज और ऐड करूंगा संजय जी, आपने जो बात की ना, हम जिहाद नहीं कहते। आप कराची में, सक्खर में, हैदराबाद में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, आप कहीं चले जाइए पूरे पाकिस्तान में, तो बस स्टैंड के बाहर या वो जो प्याऊ होता है पानी पीने के लिए, उसके बाहर एक चंदे का डब्बा रखा होता है। उस चंदे के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कश्मीर जिहाद के लिए, फिलिस्तीन जिहाद के लिए। हाँ, मतलब उसमें लिखा होता है। मतलब यानी कि आम आवाम जहां पे पानी पी रही है, उनको भी पता है कि जो कश्मीर में चल रहा है वो जिहाद है, जो फिलिस्तीन में चल रहा है वो जिहाद है। हम जिहाद नहीं मानने को तैयार। हाँ, तो ये जो, इसीलिए मैं कह रहा था, ये जो पांच प्रण वाली बात की है ना उन्होंने, उसमें इसे ऐड करना पड़ेगा हमें, कि जो अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारी गुलामी वाली निशानी है उनसे छुटकारा पाना, गुलामी की कॉलोनाइजेशन वाली। मानसिकता से मुक्ति। हाँ जी। तो उसमें सबसे बड़ा जो विजिबल सिंबल है, जो जालीदार टोपी है, और जो पेंगुइन बन के या चमगादड़ बन के महिलाएं घूमती हैं, वो सबसे बड़ा मानसिक गुलामी की निशानी है जो पूरे देश में हमें दिखाई देती है। द ओनली डिफरेंस इज कि वो जो अंग्रेजों की कॉलोनाइजेशन बोलना बड़ा आसान है, वो तो जा चुके हैं, उनकी चमड़ी गोरी थी, तो उसे डिफाइन करना आसान है। और क्योंकि वो जा चुका है इसलिए उनकी बात करना, उनके नाम पे ये बोलना कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, वो आसान है। आसान करना सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। लेकिन एज अ पॉलिसी हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जब अरब और ये तुर्क यहाँ आ रहे थे तो वो भी कॉलोनाइज करने ही आए थे, और जितने यहाँ पर कन्वर्ट्स हैं वो सारे कॉलोनाइज्ड हैं। और जो पूरे का पूरा इस्लाम है वो एक कॉलोनाइजेशन ही दिखाता है, एक गुलामी की मानसिकता दिखाता है। तो जो ये आज डेमोग्राफी वाला बोला, उसी के साथ साथ अगर ये पांच प्रण को दोनों को क्लब करके देखा जाए तो मुझे लगता है एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। पहला उसका टारगेट होना चाहिए मदरसे, जहां पर ये जहर पढ़ाया जाता है। मुझे पता नहीं आपने देखा है नहीं, आज एक बड़ा वो वायरल हो रहा है, एक वीडियो है जिसमें मदरसे के लोग हैं, 18 साल का आदमी है जो चौथी क्लास में पढ़ रहा है, और उनसे रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपको राष्ट्रीय गीत आता है? तो पहले तो किसी को नहीं आ रहा, जनगण मन तो टूटा फूटा किसी ने एक दो लाइन बोल भी दी, लेकिन जब उनसे राष्ट्रीय गीत पूछा गया तो वंदे मातरम किसी ने नहीं बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो जो अच्छा, मिल्ली अच्छा। तराना था वो बोल रहे हैं। नहीं, वो कौमी तराना था, मिल्ली कौमी, उसके बाद आया। हाँ, कौमी तराना था।
तो वो बोल रहे हैं। अब ये हमें हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि ये होती है कॉलोनाइजेशन, ये है मानसिक गुलामी। लेकिन इस और ये करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आज की डेट में, जब आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, इतने स्टेट्स में आपके पास सरकार है। हमारे देश की जनता मोदी जी के साथ है और अवेयरनेस बहुत आ चुकी है। पहले तो ये था ना कि अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, सारे बोल देते थे ऑल रिलीजन्स आर सेम। अब तो ये सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया है जिसमें आप बड़ी बड़ी क्विकली चीजें फैला सकते हो। तो स्टार्ट करना चाहिए मदरसों से, जहां से ये जहर फैलाया जाता है। वहां पर पहले रोकथाम लगे कि ये जो मुसलमान बच्चों को वहां पे नफरत करना सिखाया जाता है अपने ही देश से, अपने ही बाकी देशवासियों से, उस पे लगाम लगनी चाहिए और ये पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं जब देखता हूँ मोदी जी ने आज जो बात की है, अगर वो ग्राउंड लेवल पे एक कंक्रीट पॉलिसी की रूप में ट्रांसलेट हो जाता है, तो ये जो अगले 5 साल हैं वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो सिविल वॉर हम सबको लगता है कि वो करने वाले हैं, वो तैयारी करके बैठे हैं, उसे अवॉइड या पोस्टपोन क्या किया जा सकता है मुझे नहीं पता। वो डिपेंड करेगा कि जो स्टेट है, स्टेट की जितनी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज हैं वो कितनी सिंसियरिटी से इसे इम्प्लीमेंट करती हैं। क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया, उनके बोलने से नहीं होने वाला, उसे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। और आप क्योंकि रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो आपको पता है कि अगर ऑर्डर्स क्लियर होंगे तो ब्यूरोक्रेसी से इम्प्लीमेंट करवाना हो तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें एम्बिग्यूटी छोड़ देते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को फ्री रन दे देते हैं कि ऐसे तुम्हारी इच्छा से चल सकता है, तो फिर वो उसे डिरेल करेंगे ही करेंगे, जो आज तक हो रहा है अभी। आई एग्री विद यू। हाँ, और अभी लेकिन अभी एक और चेंज हो रहा है संजय जी, के ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ब्यूरोक्रेसी लोग हैं। साहब वो घोड़ा है जिसका सवार अगर कुशल नहीं हुआ तो वो उसको गिरा देगा। हम्म अभी फॉर्चुनेटली अभी क्या हो रहा है कि अब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कह लें, आपका जो लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं काम, उनका इम्पैक्ट कह लें, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो इस चीज की ग्रेविटी को समझ रहे हैं। तो सिर्फ अब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल मोदी जी को दिखाने की आवश्यकता है बस। अगर वो ये करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है अगले 3-4 साल जो भी हैं इस टेन्योर के। वैसे तो अगली बार भी मोदी जी आएंगे, उसमें मुझे लगता नहीं कोई संदेह है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड लेके के 4 साल जो बचे उसी में ही कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। And I think the best thing that has happened वो ये है कि मोदी जी को पूरी दुनिया सोरोस और ट्रम्प और सबके सहायता होने के बाद भी, as long as राहुल गांधी is there to lead, I think मोदी need not। हाँ, वो मोदी जी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड तो ये है। आज भाई वहीं नहीं गया ना, कार्यक्रम में नहीं गया, राष्ट्रीय ये कार्यक्रम तो में। वैसे कमाल है, पहली बार देखा है। अच्छा, एक और चीज, लिटरली ट्रम्प कार्ड है वो। चलते हैं एक बार वापस वैभव जी के पास कि आप चलिए जरा, आप सिंदूर तो वैसे भी बंद नहीं हुआ है, पॉज पे है, और जिस प्रकार से हमारी मुन्नी बेगम बिहेव कर रही है वो लगता है कि आप सिंदूर दोबारा एक्टिवेट होगा। तो इस बार यदि होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, आप क्या सोचते हैं? इस पे आता हूँ। अभी वो बात चल रही थी मदरसे में कि नीरज भाई तो राष्ट्रीय गीत बहुत आगे तक चलेगा, उनको राष्ट्रगान भी नहीं आता और राष्ट्रगान गाया भी नहीं जाता मदरसों में। अरे राष्ट्रगान, मैं तो समाजवादी पार्टी का देख रहा था, आज वीडियो चल रहा था, तो समाजवादी पार्टी वालों को ही राष्ट्रगान नहीं आ रहा। हाँ, और मदरसों में जो सुबह न राष्ट्रगीत होता है ना राष्ट्रगान होता है मदरसों में। इकबाल की लिखी हुई एक दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये सारे मदरसों में यही सुबह सुबह सारे बच्चे गाते हैं। तो और ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप जहां भी जाएंगे हर जगह मदरसे में सेम दुआ, मतलब ये एक यूनिफाइंग फैक्टर सारे मदरसों में यही गाई जाती है। कोई एक मदरसा ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि हमारे यहाँ सुबह ये नहीं गाई जाती, कोई और गाना गाया जाता है या कोई और नात पढ़ी जाती है या कोई
कुरान की जो है वो कोई आयत पढ़ी जाती, कुछ नहीं होता, यही इकबाल का लिखा हुआ। तो इकबाल बेसिकली क्या है, इकबाल पाकिस्तान का माइंडसेट है, ठीक है। जिन्ना पाकिस्तान का फेस हो सकता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का आइडियोलॉग, पाकिस्तानी स्टेट का आइडियोलॉग जो है वो इकबाल था। हाँ, और तो लाल टोपी भी इकबाल इकबाल ही करता है। हाँ, नहीं वो सच बोलता है, झूठ थोड़ी बोलता है वो बाकी झूठ भले ही बोलता हो, लेकिन ये बात तो सच कहता है कि भाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान जिस तरह का रेडिकलाइज स्टेट है, जिस तरह का गैरिसन स्टेट है, ये सब कुछ जो सपना देखा था, और जो जिहादियों का आपको याद होगा कि महाशय राजपाल को जिसने मारा था, उसकी इल्मुद्दीन नमाज, हाँ, उसकी नमाज जनाजा जो है पढ़वाई थी मोहम्मद अल्लामा पढ़वाई इकबाल थी। ने, ठीक है। तो हम्म। इस तरह का जो माइंड, और आप देखिए पाकिस्तान के जो भी ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, वहां पे जिन्ना के साथ साथ इकबाल की फोटो 100% होगी। बिना इकबाल की फोटो के जो है जिन्ना की फोटो किसी ऑफिस में नहीं होती। वहां पे भी तो जैसे हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ ये अलग बात है कि वहां की ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने रखा हुआ है जैसे रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो बेलगाम है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी के, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस चले जाइए, डीसी के ऑफिस में चले जाइए, कमिश्नर के ऑफिस में चले जाइए, आपको एक पीछे जिन्ना की फोटो मिलेगी उसकी कुर्सी के, और बाईं दीवार पे इकबाल की फोटो होगी, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल में है वहां पे, इकबाल की फोटो लगानी है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये इंडिया का भी जो मुसलमान जो इकबाल को तारीफ करता है या इकबाल के गाने गा रहा है, वो भी वही माइंडसेट है। आप उसको हाइफनेट नहीं करते ना कि यार नहीं वहां का मुसलमान ऐसा है, यहाँ वाला ऐसा है, मेरा अब्दुल वैसा है, तुम्हारा अब्दुल वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस अब्दुल की भी वही किताब है, उस अब्दुल की भी वही किताब है, ये भी उसी इकबाल के तराने गाते हैं, वो भी उसी इकबाल के तराने गाते हैं। तो दोनों का माइंडसेट और दोनों का जो जहनीयत है और दोनों का जो सपना है वो एक ही है, और वो सपना है गजवाए हिंद का। जो इस्लाम है, इस्लाम की इकबाल को बुलंद करने का, हर किसी को तबलीग करने का, हर किसी को कन्वर्ट करने का। तो ये एक शॉर्टकट भी तरीका है। इस माइंडसेट के ऊपर मैं थोड़ा देर बोलना चाहता हूँ कि अब जो आदमी 2 टके की दुनिया में सुखी नहीं है, वो इससे खुश नहीं है, वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है, पंचर हटा रहा है या जो भी कर रहा है, उससे खुश नहीं है वो। अगर तुम इस 2 टके की दुनिया में तुम कुछ नहीं कर पाए, तो तुम्हें जन्नत क्या मिल रही है? तुम यहाँ पे काम नहीं कर पाए, यहाँ पे ढंग से रह नहीं पाए, ढंग से काम नहीं कर पाए, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? उसके दिमाग में ये कि यार यहाँ तो होपलेसनेस है, यहाँ पे तो 4 बीवियों का वो तो है, लेकिन पैसे नहीं है 4 बीवी रखने के। तो अब वो बेचारा उससे भी फ्रस्ट्रेटेड है। अब भाई एक पंचर सटा के कितनी बीवी रख लेंगे? तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी, उसको कैपिटलाइज करती है ये जो रेडिकलाइज्ड जो माइंडसेट है, जो इकबाल वाला जो माइंडसेट है कि जी देखो यहाँ तो नहीं कर पाए, अगर तबलीग करो, अगर किसी को मुसलमान कर दो, तो अगर तुमने अगर किसी एक को भी मुसलमान कर दिया तो तुम्हारी जन्नत कन्फर्म है। अब ये एक ऐसा कैरेट है जिसके पीछे वो पूरी जिंदगी भागता रहता है, उसको मिशन बना के रखता है कि पूरी लाइफ में अगर एक बंदा भी कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये लाइफ तो खैर है ही है बल्टादार, कम से कम आखिरत मेरी ठीक हो जाएगी। तो जिसकी जिसकी जिंदगी घटिया थी उसकी आखिरत क्या बेहतर हो जाएगी? आखिरत भी बदतर ही है तुम्हारी। तो हम इस माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, हमारी स्टेट नहीं करने को तैयार है, हमारी ब्यूरोक्रेसी करने को तैयार नहीं है, हमारी पॉलिटिकल क्लास करने को तैयार नहीं है। अगर हम एक समाज के तौर पे भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अगर हम तैयार ही नहीं है, हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम मान ही रहे कि मुझे कैंसर है, तो जब मानूंगा ही नहीं तो फिर कीमोथेरेपी की तो बात ही नहीं आती। पहले तो एक्सेप्ट करेंगे तब तो उसके इलाज के बारे में सोचेंगे ना। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मोदी जी जो कह रहे हैं, मैं, चलिए खुशी है कि वो बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं हम देखेंगे, मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 2016 में भाई बलूचिस्तान का भी वो नाम दिया। 2022 में उन्होंने कहा था, 2022 के बाद 2025 में दूसरी बार दोहराया है। उसके बीच में ना तो कोई एक्शन हुआ, ना उसके बारे में और कोई बात हुई। एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ, बोला है, अच्छी मैं बात है। उसको जरूर 10 बार जो है वो उसका प्रचार करता रहा, लेकिन फिर मैंने भी बंद कर दिया कि यार हो तो कुछ रहा नहीं है, क्या करें। हाँ, तो वो कुछ करेंगे तो ठीक है। और बाकी देखिए, जहां तक आसिम मुनीर और आसिम मुनीर के, देखिए भारत के लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, वो स्टेट आपसे जंग के लिए बना है, आपको कंट्रोल करने के लिए बना है, आपको औकात में रखने के लिए बना है।
वो जब चाइना को यूज करना होता है चाइना यूज कर लेता है, जब इंग्लैंड को यूज करना होता है ब्रिटेन यूज कर लेता है, जब अमेरिका को यूज करना होता है अमेरिका यूज कर लेता है। उस स्टेट का कोई सेंस नहीं बनता है। उस स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, जिस जिस नींव पे वो स्टेट खड़ा है, वो नींव ही खोखली है। वो, मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के जितना इंटेलेक्ट बड़े बड़े अच्छे जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो किताबें लिख के जा चुके हैं कि ये पागलपन हुआ है, तो इस पागलपन का कोई सेंस नहीं बनता। और इसीलिए जब भी वो कोलैप्स करने वाला होता है, जब भी वो क्रम्बल करने वाला होता है, आप देखते हैं कि आईएमएफ की एक डील आ जाती है। 24 बार आईएमएफ ने बेल आउट किया है, 24 टाइम्स। मतलब दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा इसको 24 बार बेल आउट किया गया हो। वो क्यों बेल आउट किया जाता है? वो उन्होंने बनाया अपने पर्पस के लिए है, अपने काम के लिए है, इसीलिए वो सर्व करते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, अगर मोदी जी को बहुमत मिलता है तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। जहां पे डेमोक्रेसी की रोज अर्थी उठ रही है, रोज नमाज जनाजा हो रहा है, एक प्रधानमंत्री को, पहले प्रधानमंत्री को गोली मारी, जिसने फाउंडर था उसको मारा, एक प्रधानमंत्री को फांसी चढ़ा दिया, एक प्रधानमंत्री को बॉम्ब ब्लास्ट में, सुसाइड बॉम्बिंग में मरवा दिया, एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल के जिला वतन कर दिया, एक प्रधानमंत्री अभी जेल में है। ठीक, वहां जो है जमहूरियत कभी खतरे में नहीं आती। अमेरिकन थिंक टैंक्स कभी नहीं बैठते, न्यूयॉर्क टाइम्स कभी नहीं बैठता कि यार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो इमरान खान के साथ गलत हो रहा है और नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है, या कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका स्टेट है। ठीक है, वो मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो जो उनका कुत्ता है वो टॉमी है, तो अब वो टॉमी कुछ भी कर सकता है। तो ये अंतर है, ये चीज हमको समझ में नहीं आती। और हम जिनको आती है, हमारे लोग चीखते रहते हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। मैंने 2018 में 19 में वीडियो बनाई थी पुलवामा के बाद, वो वीडियो मैंने दोबारा डाली 6-7 साल के बाद, रीपोस्ट करी। उसमें मैंने 2018 में कहा था कि 19 में कहा था, मैंने कहा जब तक आप बहावलपुर और मुरीद के नहीं जाओगे, ये पुलवामा जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। आपको जाना पड़ेगा और आप जाओगे, ये भी बोला था। 2025 में गए मुरीद के और बहावलपुर, मैंने वही बहावलपुर और मुरीद के मैंने दोबारा डाला वो वीडियो। इनको बात पॉलिसी मेकर्स को 8 साल 10 साल बाद समझ में आती है, जो हम आज सीख रहे होते हैं। तो इनको ये भी बात समझ में आएगी जो हम आज कह रहे हैं, लेकिन तब समझ में लेकिन मतलब अभी इनको और चलाना पड़ेगा 10-20 साल। नहीं, आप खुद ब्यूरोक्रेट रहे, आप मुझे बताइए भाई, पॉलिसी कौन बनाता है इस देश में? पॉलिसी मेकर कौन है? पॉलिसी तो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली दैट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ, क्योंकि मिनिस्टर्स का काम पॉलिसी बनाना होता है, और जो अच्छे मिनिस्टर लेकिन बनाते वो है, लेकिन वो जो है वो हैंडफुल होते हैं, बिल्कुल। आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। हाँ, बाकी मंत्री बताते हैं मुझे ये करना है, उनका काम होता है, वो दे आर बिजी ट्रांसफर पोस्टिंग, और बाकी पॉलिसी मेकिंग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे होते हैं। ये इन्वर्टेड सिस्टम है हमारे यहाँ। और ब्यूरोक्रेट्स कौन से बैठे हैं वो मैंने आपको बता दिया। वो कहते हैं कि जी एनालिसिस अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा हिंदुत्व टाइप का आदमी है, ये प्रॉब्लम है। तो बस क्या करेंगे? बैठता है। बताइए। लेकिन मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, आप सिंदूर नेक्स्ट में क्या होगा उसका, तो आप मैं कह तो रहा हूँ कि भाई वो करेंगे ही करेंगे, वो आपसे लड़ने के लिए बनाए स्टेट, वो फिर करेंगे। 3 दिन पहले तो अभी वो बॉर्डर एक्शन टीम वाले अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा रहे थे इंडिया में, जो हमारा एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, तो वो जल्दी ही होगा। वो तो होगा, उसका नतीजा क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। देखिए, नतीजा तो वही होगा कि भाई जो आपकी एयर बेसिस से बात, पिछली बार हमने इस बार क्लियर किया कि हमने इस बार भी वही गलती करी जो हमने पिछली बार करी थी। हम अब सोचिए, अब मैं आपके व्यूअर्स को भी कहता हूँ, थोड़ा सोचिए इस बात में। जो उनका आतंकवादी मरते हैं तो उनकी नमाज जनाजा में लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर हाथ बांध के खड़े होते हैं, वो उनको ओन करते हैं कि हमारा आदमी है। ठीक, जब हम कार्रवाई करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हम मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं कर रहे, हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर रहे। अरे वो मिलिट्री का ही कोर कमांडर है हाफिज सईद, वो लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज सईद है। तो आप तो बदल दिया ना, आप तो प्रिंसिपल बदल दिया ना। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो जो आतंकवादी भी है वो उनको ओन करते हैं, वहां की आईएसआई, वहां की आर्मी वर्दी पहन के खड़े होते हैं उनकी नमाज जनाजा में हाथ बांध के। आप डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं? तो इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम मिलिट्री टारगेट्स को जो है टारगेट करेंगे। तो अब बात शुरू होगी, तो अब बात इनके
कैंटोनमेंट्स, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, इनके कोर हेडक्वार्टर्स, अब वहां से बात शुरू होगी, वहां पे सीधा कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज है कि अब शुरुआत यहां से होगी। अब ये नहीं होगा कि हम जी उनका वो टेररिस्ट कैंप छोड़ो, आपने करवाया है, आप ही करवाते हो, अब हम आपके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम जब इनको टारगेट करते हैं तो आप हमारे ऊपर मिलिट्री टारगेट करते हो, हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हो, तो हम आपको मिलिट्री टारगेट करेंगे। तो जो शुरुआत होगी वो शुरुआत मिलिट्री टारगेट से ही होगी। तो ये चीज है। अब उसका मीन्स क्या होगा, उसमें वेपन सिस्टम कौन से यूज होंगे, वो ब्रह्मोस से होगी, एयरफोर्स को यूज करके होगी, अग्नि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल यूज हो जाएंगी, ये तो देखिए कोई भी नहीं बता सकता है। जो क्लेम कर रहा है कि भाई मैं बता रहा हूँ कि ये होगा, तो वो ठीक है, अंधेरे में 10 तीर मारे, 2 लग गए, बट ये बट ये पता किसी को नहीं। 4,795 किलोमीटर वाला जो टेस्ट है, ये किसके लिए हाँ, किया जा रहा है? देखिए ये आसिम मुनीर ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि हम, ये अमेरिका में जब अभी गया हुआ था टैंपा में, जनरल माइकल कुरिला के उसमें जो वो चेंज हो रहे थे, तो वहां पे उसने एक बात कही, ओवरसीज पाकिस्तानी जो टैंपा में रहते हैं, उनसे प्राइवेट गैदरिंग में उसने कहा कि हमने एक फोटो, एक बिजनेसमैन यानी मुकेश अंबानी की फोटो हमने ट्वीट करवाई थी, ठीक है, ये मैसेज देने के लिए कि अब हम इसको भी टारगेट करेंगे। तो जामनगर जो रिफाइनरी है बेसिकली उसकी बात चल रही थी, क्योंकि वो बॉर्डर के बहुत करीब है। तो उसने कहा कि हम अगर अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया से, तो हम इंडिया के ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक हर जगह टारगेट करेंगे, ये उसने बोला है। अब मुझे बताइए कि ये बेसिकली टारगेटिंग जो ईस्ट से वेस्ट तक की बात चल रही है, आपकी जो डिगबॉय में और बाकी जगहों पर जो आपकी रिफाइनरीज हैं, उन वो कह रहे हैं उन रिफाइनरीज से लेकर के जामनगर की रिफाइनरी तक, यानी ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक हम इन सबको टारगेट करेंगे। तो जो ये तो कर लेगा, बॉर्डर के पास है, लेकिन वो जो ईस्ट की बात कर रहा है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उसकी बात क्या क्यों कर रहा है वो, और किस बेसिस पे कर रहा है? वो इस बेसिस पे कर रहा है कि जो वहां पे बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ है, उस रजीम चेंज के बाद जो जमात इस्लामी वालों की जो ट्रेनिंग कैंप्स तरबेला में लगवाए गए पाकिस्तान के अंदर, जो एसएसजी का हेडक्वार्टर है, उनकी पैरामिलिट्री जो स्पेशल फोर्सेस जो है पाकिस्तान आर्मी की, तो वहां पे उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है, और वहां पे जो गोल बारूद और आरडीएक्स और अलग अलग जो ये एक्सप्लोसिव्स जो वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं, गन्स पहुंचाए जा रहे हैं, वो उनको यूज किया जाएगा। और याद रखिएगा कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज आप इसलिए खत्म कर पाए क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। जब तक ईस्ट पाकिस्तान था, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज आपसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि आईएसआई वहां बैठ करके बांग्लादेश में और सारे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को पैसा भी देते थे, उनको फंड भी देते थे, उनको असलहे भी देते थे। सो ये उस माइंडसेट से बात कर रहे हैं। तो अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड रहेंगी ऐसा नहीं है, वो आपके ईस्टर्न फ्रंट को भी एक्टिवेट करने की वो बात कर रहा है। सो आई मीन ये, और अगर आपको पता ही है कि अगर अमेरिका ने भी अगर बैक कर दिया, या ट्रंप ने कर दिया कि चलो ठीक है कर ले लो, या हम इनके पीछे उस तरीके से नहीं पड़ेंगे जिस तरह से पिछले पड़ रहे थे आतंकवाद के नाम पे, तो यू विल बी ऑन योर ओन, और आपको इसको सामना करना पड़ेगा। एंड इस देश को ये बात सोचनी चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा कहां से शुरू होगा, तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक जाओगे तो हमारी तो फिर भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत बड़ी है। आप तो वो मुर्गी के साइज का तुम्हारा मुल्क है और उसी शेप का भी है, तो आपकी तो कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। और हमने मुर्गी इसी है में या कुत्ता है? कुत्ता ही कह लीजिए ठीक है। तो रेबीज वाला कुत्ता है। हाँ, रेबीज वाला कुत्ता है, वो पूरे रीजन को इन्फेक्ट कर रखा है। सो वो जो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक में हमने जितने अपनी मिसाइलें उनकी एयर बेसिस पे गिराई थी, तो वहीं से शुरुआत दोबारा हो जाएगी। चलिए, अच्छा है। इसी बहाने जो है वो अगर बांग्लादेश से कुछ करेंगे तो बांग्लादेश की चिकन नेक स्ट्रेटन अप करने का मौका मिल जाएगा। नीरज जी, जी, गजवाए हिंद होकर रहेगा? वो तो चल ही रहा है। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, उनका गजवाए हिंद भी तो ऑन गोइंग है। सिर्फ नाम बदल देते हैं, नाम बदल जाता है, लेकिन है तो कंटिन्यूटी तो उसी की है। और जो उस समय मेरा ट्रेन ऑफ थॉट में कह रहा था ना, छूट गया था, वो अभी वैभव जी ने पूरा कर दिया कि इस्लाम डिक्लाइन पे है, क्योंकि संसार भर में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा जितना मर्जी कर लें कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, लेकिन वो छूट रहा है। पर
इंडिया के केस में ये जितनी फॉरेन पावर्स हैं, अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, उन्हें सूट करता है कि इस तरह का रेबीज वाला कुत्ता भारत के दरवाजे पे बैठा हो। वो जब इनकी चाबी भरें, वो भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो ये थियोलॉजिकल लेवल पे इस्लाम को हराया जा सकता है, हराया जा रहा है और हराया जाना चाहिए। ये तीन चीजें तो है ही। लेकिन ये वाली जो फोर्सेस हैं, ये डेलिबरेटली उसे क्या बोले, कॉन्टिन्यूस रखेंगी कि तुम्हें गजवाए हिंद करना है। तो अगर हम किसी तरह से, जो अभी वैभव जी ने बोला ना कि वी विल बी ऑन अवर ओन, तो इनिशियली सुनने में लगता है यार कि हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। जिस तरह से अभी वैसे हम तो मैं कहता हूँ आज जो कुछ आपने सुना मोदी जी को, उसके लिए थैंक यू नोट तो ट्रंप को जाना चाहिए। हाँ, सही मैं बात वही है, कहने लगा सही था। बात है। एग्जैक्टली मैं वही कहने लगा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, कि इससे क्या होगा, जो हमने पाथ कवर करना था मे बी 10 साल में या 12 साल में, वो हम 3-4 साल में कवर कर लेंगे, क्योंकि वो हमें स्पर करेंगे कि हम अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको ज्यादा जल्दी कवर करें। जो बात हम कर रहे हैं वो वहां पर जो आर्मी का टॉप ब्रास बैठा है उन्हें भी तो पता है, जो मोदी जी के लोग बैठे हैं उन्हें भी पता है, तो वो भी इस पे उतनी ही अलाक्रिटी से सोच रहे होंगे और इसे सॉल्व करने की ट्राई कर रहे होंगे। जी, तो आइए अब चर्चा को अब हम यहाँ विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, वैभव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद हिंद, जी। जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। जय राम जी की।